नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे राजी सेठ जी की कहानी सहकर्मी। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए सहकर्मी। ललित स्थानांतरित होकर कलकत्ता चला गया है। इसका एहसास उसे रिसर्च इंस्टीट्यूट का अहाता पार करते तो था ही, ऑफिस के अंदर आकर अपने केबिन में घुसते और भी तीव्र हो गया। कितनी मूर्खता थी कि उसने अंदर घुसते ही खाली कुर्सी की कल्पना की थी। कुर्सी कभी खाली नहीं थी। ललित की कुर्सी पर किसी साड़ी पोश को जमा देखकर वह कुछ झिझक से ही अपनी टेबल की ओर बढ़ा। चेहरा परिचित नहीं तो एकदम अपरिचित भी नहीं लगा। गत मास डॉक्टर सिंह की मृत्यु पर बुलाई गई शोक सभा में शायद उसे देखा था। वह पूरी तरह काम में डूबी थी। आते ही एकदम इतनी तन्मयता से काम, जैसे स्त्रियों को अपने परिवेश से परिचित होने या उसका भाग बनने में कोई कठिनाई न होती हो। यहाँ तो बाहर की दुनिया को बाहर रखाने में भी समय लगता है। आहटें पीछा करती हैं देर तक। घर में थोड़ा ऑफिस, ऑफिस में थोड़ा घर। ललित होता तो पहले एक कप चाय चलती, कुछ यहाँ वहाँ की बातें, फिर काम में मन लगाने की कोशिश की जाती। गुड मॉर्निंग मी उसने पहल की। नो मिसेस मित्रा, गुड मॉर्निंग। एक बहुत हल्का सा स्मित उनके चेहरे पर खेल गया। उन्होंने आंखें उठाई तो कुछ गहरी सी लगी। उठी हुई नाक और सामान्य भला सा चेहरा। चाय पिएंगी? नो थैंक यू, कहकर वह अपने काम में जुट गईं। कमरे में ही पार्टीशन के उस पार बैठी टाइपिस्ट की खटखट उसे उस खामोशी में ज्यादा तेज लगने लगी। फाइलें खोलकर उसने भी काम में लगना चाहा, लेकिन लगा नहीं गया। सारे सर्कुलर्स उठाकर उसने फिर से बांधे और पहले से व्यवस्थित फाइलों को फिर से ठीक करके दराज में डाला। पेन में भरी स्याही को वापस दवात में उड़ेला और फिर से भरा। चाय को धीरे धीरे चुसकते उसे लगा कि पास बैठा सहकर्मी यदि इस मुद्रा में काम में व्यस्त हो तो अपनी अकर्मण्यता का अपने पर बड़ा बोझ पड़ता है। वातावरण की लय टूटती है। इस स्थिति से उबरने का एक ही रास्ता है, उसी प्रकार की एकाग्रता में डूब जाना। पर फाइलों के पन्ने फड़फड़ाते रहे, अक्षरों के अर्थ मन में नहीं उतरे। वह एकदम समझ गया कि अनात्मीय अपरिचित उपस्थिति कहीं बाधा दे रही है। अपरिचित या परिचित के बीच की स्थिति शायद यातना की स्थिति है। वह जानता है, वह हैं, सामने हैं, स्त्री हैं, श्रीमती हैं, रिसर्च फेलो हैं, कुलीग हैं, गहरी आंखें हैं, सिमटी सी हैं, कामकाजी हैं, फिर भी अपरिचित हैं। अबोले के दीवार के पीछे कार्यरत बैठी हैं। उनके साथ चाय का एक कप सहजता से नहीं पिया जा सकता। वार्मिंग अप का उनके साथ कोई अर्थ नहीं। अपेक्षा को झाड़कर उसे काम में जुट जाना आसान लगा। बातचीत करने की उनमें कोई पहल नहीं जागती। बहुत दिनों तक न सिर्फ वह इस बात पर ही ध्यान देता रहा, बल्कि यह भी कि वह समय से 5-10 मिनट पहले ही आ जाती हैं। ठीक 10 बजे अपनी कुर्सी पर स्थापित होती हैं। उनके इस कार्यक्रम में कोई हेरफेर नहीं होता। जब से आई हैं वह ही पहले कमरे में बैठी मिलती हैं। शायद कहीं आसपास रहती होंगी। उसकी तरह पुरुषोत्तम नगर से आना पड़ता तो सारी हेकड़ी भूल जाती। फिर लगा घर का काम करके भी तो आना पड़ता होगा। उसने ध्यान से उनके नाखूनों की ओर देखा। शायद नेल पॉलिश के नीचे से झांकती गहरी मैल की लकीरें पकड़ में आ जाएं, लेकिन उनके नाखून नेल पॉलिश विहीन थे, साफ थे। उनकी उंगलियां एक नियमित तेजी से काम कर रही थीं। ओ गॉड, पेन उसने नीचे रख दिया। इन महाशया के साथ समय कैसे कटेगा? उकताकर वह ललित को पत्रोत्तर देने लगा।
तुमने तो लिख दिया मैं लकी हूं, सलोना साथ मिल गया है। पर यह कुलीग महाशया पत्थर की बुत हैं। रोज गुड मॉर्निंग ना कहती होती तो लगता कि गूंगी हैं। अक्सर लगता है इस दुनिया की भाषा नहीं जानती। कल आग्रह करके चाय पिलाने की नियत से 2 कप मंगा लिए तो बोली सॉरी चाय नहीं पीती। क्या पीती हैं फिर? फैंटा, कॉफी, कोक? लगभग कुछ नहीं। पानी का स्वाद हर कंकॉक्शन से अच्छा लगता है, कहकर हंस दी थी। हंसने में आंसू आ जाना कितना अजीब लगता है ना। उन्होंने जब फाइलों से सिर उठा ही लिया था तो मैंने झट पूछ मारा, यहां कहाँ? जनकपुरी में। बहुत दूर पड़ता है, दिक्कत पड़ती होगी। हाँ, बहुत जल्दी निकलना पड़ता है, अब तो आदत पड़ गई है, कहकर उन्होंने फिर से पेन हाथ में उठा लिया। यह उनकी विशेष चेतावनी है अपने सामने वाले को खामोश कर देने की। कलम लेकर फाइल में सिर गड़ाते ही वह एक अपाट दूरी कायम कर लेती हैं। भाई मैं तो बोर हो गया हूं। उनके रहते डॉली से खुलकर गपियाया भी नहीं जा सकता। पहले वह भी लंच टाइम पर कैसे टेबल पर चढ़कर बैठी रहती थी, अब बाहर से झांक कर ही वापस चली जाती है। लगता है स्त्री के सामने स्त्री को गौरव और सम्मान की आड़ बनाए रखना जरूरी लगता है। एकदम अजीब है यार। आजकल लगभग रोज चिट्ठी लिखती हैं और राह भी देखती हैं। उठकर यदि बाथरूम तक भी जाना पड़े तो आते ही पूछेंगी, क्या मेल बट गई? ना कह देने पर अजीब सा भाव उनके चेहरे पर आ जाता है। खुश हैं या उदास मुझे तो समझ में ही नहीं आता। तेरे जाने के बाद बड़ी मनहूसियत छा गई है। कमरे का वातावरण ऊंघता जैसा रहता है। एक तरह की उदासी छाई रहती है। ऑफिस में कुछ मजा ही नहीं रहा। संभव हुआ तो मैं कुछ दिन की छुट्टी लेकर उधर आऊंगा। उस दिन वह 2 घंटे देर से ऑफिस पहुंचा तो पहली बार उनमें कुछ पहल जागती देखी। गुड मॉर्निंग कहकर वह फाइल में जुट नहीं गई, बल्कि पेन नीचे रखकर जिज्ञासा से ऊपर देखती रहीं। आज देर हो गई, 2 घंटे की छुट्टी ली थी, मेरा बच्चा बीमार है। उसने उनकी जिज्ञासु आंखों को उत्तर दिया। सुनकर वह असाधारण रूप से चौंकी। बच्चा बीमार है? क्या आपका बच्चा बीमार है? क्या हुआ है उसे? और आप ऑफिस चले आए? छुट्टी ले सकते थे, ना भी आते। यहां कौन सा काम रुका पड़ा है? कौन कौन है घर में? देखभाल ठीक हो रही है ना? क्या हुआ है उसे? ओफ, एक साथ इतने सवाल। अजायब घरों के बाहर खामोश पड़ी तोपों के ठंडे कठोर सीने में से एकाएक निकलते गोलों की तरह। इतने सवालों के पूछे जाने के बाद भी वह अपने बच्चे के बारे में बिल्कुल भूल गया और एक सुखद अचंभे से उन्हें देखता रह गया। उनकी आंखें किसी अनजाने डर से सिकुड़ गई थीं। कुछ विशेष नहीं, 3-4 दिन से तेज बुखार है, टाइफाइड लगता है। डॉक्टर ने कहा है 2-4 दिन में उतर जाएगा। जरूर उतर जाएगा, जरूर उतर जाएगा। आवेश की स्थिति से इस बुदबुदाहट को लौटती वह सामान्य होने लगी। कितने साल का है आपका बच्चा? 7 साल का। और हाँ, एक लड़की है 10 साल की। कहकर वह फिर खो गई। फिर थोड़ी देर बाद बोली, किधर रहते हैं आप? पुरुषोत्तम नगर। डू यू माइंड? वह बेहद हिचकते हुए बोली, अगर मैं बच्चे को देखने चलूं आज ही शाम को, उन्हें ठीक लगेगा? शायद वे पत्नी के बारे में कह रही थी। क्यों नहीं, क्यों नहीं, बल्कि खूब खुश होंगी। वह जानती हैं आप मेरी कुलीग हैं। वह अचानक ही किसी अनजाने उत्साह से भर गया। कितना अप्रत्याशित प्रस्ताव। ठीक है, शाम तक इरादा बना रहा तो। शाम को हमेशा की तरह थोड़ी देर पहले उठने में उसे झिझक महसूस हुई। यह उतावली कहीं कोई गलत न समझ ली जाए। वह खुद ही कुछ पहले उठ खड़ी हुई। कुछ समय लेकर चलें तो जनकपुरी वापस पहुंचते मुझे देर हो जाएगी। वह एकदम उठ खड़ा हुआ। आप बाहर आइए, मैं स्टैंड से अपना स्कूटर लेकर आता हूं। क्या आपके स्कूटर से जाना होगा? वह सोच में पड़ गई दिखाई दी। फिर धीरे धीरे जीना उतरने लगी। सरपट हवा में दौड़ते उसे पहले तो वैसी ही अनुभूति हुई
जैसी अक्सर ऑफिस में होती थी। अपरिचय और अपरिचय के बीच के उन्हीं यातनापूर्ण क्षणों का तीखा एहसास, अपने चारों ओर रचे गढ़ में किसी छेद तक की गुंजाइश न छोड़ने वाला व्यक्ति यदि अचानक इतनी मुखर सदाशयता से भर जाए कि घर तक चलने का प्रस्ताव रख बैठे, इस सारे क्रियाकलाप का, आवेग का, चिंता का हेतु क्या है, वह कुछ सोच नहीं सका। सावधानी से भरे भरे भाव से स्कूटर चलाता रहा, जैसे किसी व्यक्ति को नहीं, किसी बहुमूल्य भावना को संभालकर घर ले जा रहा हो। मिसेस मित्रा कुलीग बच्चे की चिंता से ओतप्रोत। पत्नी को उन्हें स्वीकार करने में जरा भी कठिनाई नहीं हुई। संजू के पास बैठी थी, व्यस्त होकर बोली, तुम लोग जरा यहाँ बैठो, मैं इनके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। रहने दीजिए, मुझे चाय का शौक नहीं। वाह, इतनी तकलीफ करके आई हैं, फिर हम लोग भी तो पिएंगे। उनका ध्यान कहीं और था। बच्चे के पास बैठती हुई बोली, आप जाइए, मैं यहाँ बैठती हूँ। काफी थकी लग रही हैं, चिंता में सोई नहीं होंगी आप। यह जल्दी अच्छा हो जाएगा, जरूर जरूर अच्छा हो जाएगा। वह फिर उसी खोई सी मुद्रा में आ गई थी। लगता था कि किसी ढलान पर अचानक खड़ी हो जाती हैं और अपना आपा खो बैठती हैं। एकदम आमने सामने खड़े इस बार उसे उनकी इस मुद्रा से डर लगा। एक तरह से अपने वाक्य द्वारा उन्हें झकझोरता बोला, बैठिए मिसेस मित्रा, मैं मुंह धोकर आता हूँ। पत्नी चाय लाई तो वह बेसुध बच्चे के माथे पर हाथ फिरा रही थी। उनके कहने पर कि वह चाय नहीं पीती, पत्नी कॉफी या शरबत का आग्रह करने लगी। आप चिंता न करें, मैं चाय पी लूंगी। सुनकर उन्हें आश्चर्य हुआ। इस हट को वह कितने आग्रहों से भी तोड़ नहीं पाया था और नो थैंक यू ही सुनता आया था। ऑफिस के कमरे की बोझिलता कुछ कम हो सकेगी अब, इस विचार से उसे आराम मिला। बोली तो वह अब भी कम, कुछ सीमित गहरे फिक्रे। पत्नी के स्त्री सुलभ पति विषयक प्रश्नों पर इतना उत्तर दिया, विदेश में हैं, लौटना असाइनमेंट पूरा हो जाने पर ही होगा। वह सारा समय बच्चे में उलझी रहीं। वापसी पर उनके द्वारा घर छोड़ आने का आग्रह उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वह कितना कहता रहा, देर हो गई है, अकेले जाने में खतरा भी हो सकता है दिल्ली में। अगले दिन रविवार था। सोमवार को वह ऑफिस में नहीं थी। कुर्सी खाली थी और टाइपिस्ट डॉली उसकी टेबल के आसपास डोलती इतरा रही थी। उसने इधर उधर देखा तो बोली, मिसिंग हर, शी इज ऑन लीव। मन में न जाने कैसी घरेलू सी चिंता जागी कि उसका डॉली से छेड़खानी करने को जी चाहा। बोला, कुछ मालूम है कितने दिन की छुट्टी ली है? यस, पूरे 7 दिन की, अगले सोमवार से ज्वाइन करेंगी। तुम्हें कैसी लगती हैं वे डॉली? सुपर बोर, ट्रेजिडियन। जब से आई हैं कमरे में मनहूसियत छा गई है। ट्रेजिडियन, डॉली ने तो अपने को अप्रिय लगने वाले व्यक्ति को अतिरंजना से व्यक्त किया था, परंतु उसे लगा उनके लिए एकदम उपयुक्त शब्द ढूंढ लिया गया है। यह शब्द उनके चेहरे पर लेबल की तरह चिपक सकता है। उसे खुशी नहीं, खेद हुआ। असलियत के नाखूनों से उनकी फौलादी मौन को छील देने की इच्छा हुई। इस बार आएंगी तो मुझे तो वह ऐसी नहीं लगती, गहरी लगती हैं, उसने डॉली को उत्तर दिया। यू आर ए मैन, यू लाइक ऑल सॉर्ट्स, कहकर डॉली ने उसकी बाह पर चिकोटी काटने का अधिकार अपने को दे दिया। उसे न जाने क्यों उस समय ललित याद आया और कमरे में वजनदार अनुपस्थिति की अनुभूति। उसने काम में मन लगाने की कोशिश की। वह गुरुवार को ही वापस आ गईं। उन्हें देखकर वह एकदम खुश हो गया। वेलकम वेलकम मिसेस मित्रा, आप तो सोमवार को आने वाह। परंतु उनका बुझा हुआ चेहरा देख सहमकर चुप हो गया। वह धम्म से कुर्सी पर बैठ गईं, आंखें फटी फटी खाली। आप ठीक तो हैं ना? उन्होंने मात्र सिर हिलाया। मिसेस मित्रा, उसने डरते डरते कहा, घर में सब कुशल तो है? वह चुप जरूर नहीं, परंतु झंझनाहट को बलात् हथेली से ढांप देने वाली चुप्पी। ओह मिसेस मित्रा, कुछ तो कहिए प्लीज, क्या मैं कुछ कर सकता हूं? कुछ नहीं, अब कुछ नहीं। वह नहीं रहा।
मेरा बच्चा। रोना उनके होठों पर फड़फड़ाने लगा। आप सूचना तो देती। आबू गई थी, बोर्डिंग में था, वह मुश्किल से कह पाई। अचानक क्या हो गया? पहले बुखार, मेनिंजाइटिस। उनकी आवाज बीच में ही टूट गई थी। उस दिन उसके बच्चे को लेकर उनकी अधीर चिंता एकदम उसके दिमाग में कौंध गई। आपने आपने क्या मिस्टर मित्रा को सूचना दे दी है? वह चुप रही, तरल आवाक दृष्टि और कांपते कातर होंठ। प्रश्न उसने पूछा था तो वह व्यग्रता से उनकी तरफ देखता भी रहा। अपने मुख पर उस उत्सुक दृष्टि की चुभन वह अवश्य महसूस करती रही होंगी। तभी तो दूसरे क्षण उन्होंने पेन हाथ में उठा लिया। पेन का हाथ में आ जाना सब तरफ से बंद हो जाने की घोषणा थी। उसे घबराहट हुई। उतावली में बोला, आप कहें तो मैं पोस्ट ऑफिस जाकर मिस्टर मित्रा को सूचना दे आऊं? आपको मुश्किल पड़ेगी। पता दे दीजिए या कोई दूसरा कांटेक्ट पॉइंट। ओह नो। उन्होंने हताशा में अपने हाथ टेबल पर पटके। नो नो नो, मित्रा नाम का कोई भी आदमी मेरे लिए इस दुनिया में नहीं है। मेरे लिए सच है सिर्फ रक्त प्रवाह में जैसे कोई थक्का अचानक आ अटका हो। क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूं। आई एम नॉट आई एम नॉट आई एम नॉट मैरिड। उन्होंने सारे हथियार डाल दिए, जैसे यातना की इस पराकाष्ठा को न सह पाने के कारण वर्षों का बोझ उन्होंने नीचे दे पटका हो और इस आत्मसमर्पण को न झेल पाने के कारण एकाएक रो पड़ी हूं। ओह नो मिसेस मी। शब्द उसके गले में अटक गए। उनका नाम ज्ञात न होने की असहायता उसे उस क्षण बेतरह महसूस हुई। उनके भीतर जैसे कोई बांध टूट गया था, जिसे हथेलियों के पीछे दबाने का वह असफल प्रयास कर रही थी। मन उनके प्रति गहरी आर्द्रता से भर गया। उसका जी चाहा कि सांत्वना का हाथ उनकी तरफ बढ़ाए, पर लगा मानवीयता का उद्गार भी हर उद्गार की तरह समाज और संबंधों के हाथों दिया जाकर ही कहीं पहुंचता है। उसकी निरपेक्ष स्थिति शायद सब जगह स्वीकार नहीं होती। अगर होती भी है तो गलती समझी जा सकती है। भीगे मन से चुप बैठा रहा। एक पानी का गिलास लाकर उन्हें थमाया, शांत होने की प्रार्थनाएं की, फिर बात बदलने की कोशिश की। आपके माता पिता? पिता नहीं, मां है। सब कुछ पीछे छूट चुका है। एक बार यूं छिटक जाने पर फिर लौटने की इच्छा नहीं हुई। सालों हो गए हैं मां से मिले। उसे लगा उनकी नाव का हर किनारा पानी में डूबा हुआ है। 2 दिन बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और स्वीकृति सूचना की प्रतीक्षा करने लगी। कलम हाथ में लेकर अपने को बंद कर लेने का प्रयास अब उनकी ओर से समाप्त हो चुका था और एक सहानुभूति भरा मौन उनके ऑफिस आकर बैठते ही बीच में प्रवाहित होने लगा था। उनका मृत्यु प्राप्त बच्चा इस प्रकार के इतिहास की उपज है, इस जानकारी ने उस विषय को उनके बीच लगभग निषिद्ध सा बना दिया था। कुछ सूत्र सहज जोड़े जा सकते थे, पर वे गलत भी हो सकते थे। एक दिन उससे रहा न गया तो बोला, जो बीत चुका वह इतिहास है। कह देने से क्या मन कुछ हल्का ना हो जाएगा? मन की दीवारें थरथरा उठने का कंपन और पीड़न फिर उनके चेहरे पर अंकित हो गया। वह स्वयं ही घबरा कर बोला, तकलीफ होती हो तो रहने दीजिए। किस बात से तकलीफ होती है, किससे नहीं, अब ठीक से पता नहीं चलता। वह खूब गहरी उदासी में डूब गई। फिर एकाएक लौटती हुई बोली, मैं सच कहती हूं, वह मुस्लिम होकर यदि इतनी श्रद्धा से मेरे साथ बिरला मंदिर की सीढ़ियां न चढ़ता तो शायद कुछ भी न होता। मुझे उस पर इतना विश्वास न आ जाता। हम लोग 10 दिन के लिए हिस्ट्री ट्रिप पर दिल्ली आए थे, पर मेरा सच उसका सच नहीं था। वह मुकर गया, मुझे कठिनाई में देखकर बिदक गया। सच बताऊं, वह साथ होता तो मुझे एक ही बाधा काटनी थी, धर्म की, सिर्फ धर्म की। बहुत छोटी थी, थोड़े से साहस से काटी जा सकती थी, पर जब वह ही साथ नहीं तो किस हक के लिए लड़ना? ऐसे हालात में कोई भी हक मांगना अपना नंगापन ढकने की बेशर्मी में पड़ना होता।
उसने ध्यान से देखा, वह कुछ बहुत बड़ी नहीं थी, 29-30 की रही होंगी। अनुभव की तिक्तता ने उन्हें कितना प्रौढ़ बना दिया था। वह जो कुछ कह रही थी उसे उनकी समवयस्क क्या सोच भी सकती। वह बोलती रहीं। मां को कहने का साहस नहीं हुआ, मरने का भी नहीं, तो ऋषिकेश चली आई। एक बार बचपन में मां के साथ वहां आकर रही थी, तब पिताजी भी थे। वहां एक मौनी बाबा की कुटिया में रहती रही। बाबा गंगोत्री जाना चाहते थे तो बच्चे को बोर्डिंग में छोड़ दिया। जब तक वह जीवित था तो लगता था वह एक मजबूरी है। शायद भूल सकना मुश्किल था कि उसी के कारण मैं इस लाचारी में फंसी हूं और हमीद इसके बाहर हैं। पर अब वह नहीं रहा तो लगता है एक बेहद बेहद जरूरी रिश्ता टूट गया है, जिसका बने रहना मेरे लिए बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी। कहकर उन्होंने सामने वाले का चेहरा टटोलने की कोशिश की और उसे डूबा पाकर एक कड़वे से परिहास से बोली, सब फिल्मी लग रहा है ना आपको? मैं तो पहले से ही जानती थी। आप गलत समझ रही हैं। आपके साथ एक यात्रा मैं भी कर रहा था, अपने को भूल गया था। पर यह नौकरी क्यों छोड़ रही हैं आप? मन लगा रहता है, जरूरत भी पूरी होती है। अब जरूरत नहीं है, रामपुर में ही प्राइमरी स्कूल में पढ़ाऊंगी। बच्चों में रहना अच्छा लगेगा। कोई जगह खाली है क्या वहां? पता कर लिया है? मेरे पिताजी का चलाया हुआ स्कूल है, वहां कभी भी जाने में दिक्कत नहीं है। माँ भी वहीं होंगी शायद, ठीक से पता नहीं। मेरे पेपर्स आप वहीं रीडायरेक्ट कीजिएगा। कहकर वह एक कागज लेकर अपना पता लिखने लगी। उसने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, करुणा खन्ना, केयर ऑफ। उसे लगा ताश के पत्तों का एक महल वह अपने सामने गिरता देख रहा है। अब वहां और कुछ नहीं बचा, सिर्फ 3 अक्षरों का एक नाम, एक छोटी सी सच्चाई, शुद्ध और अनावृत। 1 जुलाई को उनका रामपुर जाना निश्चित हो गया। वह पत्नी को लेकर स्टेशन गया था। गाड़ी आधा घंटा लेट थी। उसे भला ही लगा। पत्नी सब कुछ जानती थी, गहरी सहानुभूति से भरी हुई भी थी, पर पत्नी को देखकर वही कुछ उद्विग्न हो गई लगी। खुलने में कुछ हिचक थी, शर्म या पलायन। वह क्यों नहीं समझ सका कि ऐसे में एक स्त्री दूसरी स्त्री के सामने कैसा महसूस कर सकती है, नैतिक अनैतिक के आसपास कुछ। उसने पत्नी को इशारा किया, फिर कहा, आप रास्ते में पढ़ने के लिए कुछ ले लीजिए। आइए बुक स्टॉल तक चलें। एक तौलती सी नजर पत्नी पर डालती हुई वह अपना पर्स लेकर उठ खड़ी हुई और उसके साथ चलने लगी। वह भीतर से उद्विग्न था, शायद उनके जाने के कारण या फिर उनके लिए कुछ न कर पाने की लाचारी के कारण। स्टॉल तक पहुंचने के कुछ पहले ही उन्हें रास्ते में रोककर उसने कहा, एक बात कहूं करुणा? ऐसे पुकारा जाता अपना नाम सुनकर वह चौंकी, ठिठकी, फिर एक खुली उत्सुक दृष्टि उसके चेहरे पर टिका दी। जीवन अपने लिए भी होता है। राह चलते किसी ट्रेजेडी के हो जाने से सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, हो जाता है। एक बार शुरुआत गलत हो जाने पर सब कुछ गलत हो जाता है। शुरुआत तो सिर्फ शुरुआत होती है, उसे सारा जीवन समझ लेना कहां तक ठीक है। बहुत देर हो चुकी है, अब नहीं हो चुकी क्या? अपनी छल आंखें उन्होंने ऊपर टांग दी। किस बात के लिए देर करुणा? किसी शुरुआत के लिए कभी देर नहीं होती। और तुम तो अभी छोटी हो, तुमने अभी देखा ही क्या है? सच बताऊं, तुम बस थक गई हो, बहुत बुरी तरह थक गई हो, हताश हो गई हो। जाने क्या हुआ कि करुणा के होंठ बरसात में भीगते पक्षी की तरह फड़फड़ाने लगे। जानती हो मैं क्या कहने आया था तुम्हें? जीवन किसी भी नाम किसी भी शक्ल में पुकारे तुम्हें, तुम इनकार न करना, मन को खुला रखना। यूं तो मेरा कुछ भी कहने का हक नहीं बनता, फिर भी ओह नहीं नहीं आप। अब वह बेतहाशा रो पड़ी। ढाढ़स का निर्भीक हाथ उसके कंधे पर रखने की इस बार उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। गाड़ी धड़धड़ाती हुई स्टेशन पर घुसी तो वह हड़बड़ाई, संभली और सिर नीचा करके चुपचाप उसके साथ चलने लगी। गाड़ी चलते समय लगता रहा
सीखचों से लगा उसका चेहरा पिघलता जा रहा है और आंखों में एक आत्मीय सी पहचान उभर रही है। पत्नी ने नेह भरा हाथ उसकी बांह पर रख दिया और कहा, जाकर हमें लिखेंगी ना? शब्दों की भीड़ और व्यक्त करने की असमर्थता, रोने रोने को होते उसके चेहरे पर यह दोनों बातें एक साथ पुत गईं। उसने पत्नी का हाथ अपने दूसरे हाथ से ढक दिया। गाड़ी चल दी। विश यू मांगल्य से भरा जितना कुछ भी कहना चाहता था वह सब गाड़ी की चीख में कहीं खो गया, शायद उस तक नहीं पहुंचा। फिर भी उसे लगा वह शब्द ना भी सुने जाएं तो भी वह उन्हें अभी बाद तक हमेशा दोहराता रहेगा। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।